सुंदर होना क्या कमाई बढ़ाने का पैमाना हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि वाकई में आजकल के ज़माने में सुंदर होना क्या कमाई बढ़ाने का पैमाना हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन की मॉडल मार्के का कहना है कि अक्सर लोग उन्हें ड्रिंक, लंच और प्रोग्राम में साथ आने का ऑफर देते हैं। क्यों? इसके जवाब में वो बड़ी सादगी से कहती हैं कि उनके सुंदरता की वजह से ही लंबे, पतली और भूरे बालों वाली ये मॉडल बीबीसी के रेडियो कार्यक्रम में डेली कहती हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आप जैसे देखते हैं और अपने रूप को बनाए रखने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, तो फिर आपको ये सभी अतिरिक्त चीज़ें फ्री में मिलती रहती हैं। मुझे लगता है कि जो मिल रहा है उसे लेना चाहिए और मौज करनी चाहिए, चाहे हम इसे स्वीकार को पसंद करें या ना करें। लेकिन सौंदर्य को लेकर पूर्वग्रह हॉलीवुड, सोशल मीडिया और विज्ञापनों की दुनिया तक सीमित नहीं है। इस दिशा में हो रहे शोधों से पता चलता है कि आकर्षक लोगों के लिए जीवन अधिक आरामदायक और शानदार होता है, लेकिन इसी सौंदर्य लोग आखिर दूसरों की तुलना में कितनी बेहतर स्थिति में होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है, आइए आपको इससे रूबरू कराते हैं। दुनिया भर में लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सुंदर दिखने वाले लोग उन स्टोरीज को स्वैप कर रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि उन्हें सुंदर दिखने की वजह से मुफ्त में उत्पादन मिलते हैं। एक महिला ने तो यह तक कह दिया कि एक कंपनी ने उन्हें उस नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जिसके लिए वो योग्य ही नहीं थी, क्योंकि कंपनी को वह बहुत सुंदर लगी थी। सोशल मीडिया ने जाहिर तौर पर कई लोगों को सशक्त किया है। पुरुष और महिला दोनों ही घरों से बाहर निकलने बिना ही सिर्फ अपने लुक्स के दम पर पैसे कमा रहे हैं। मार्केट तर्क देती हैं, सुंदर दोनों को मिलने वाली प्राथमिकता वास्तव में बढ़ती जा रही है। इसके पीछे इंस्टाग्राम को बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ब्रांड सोशल मीडिया पर मौजूद युवा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। ये युवा अब पारंपरिक मीडिया नहीं देखते हैं। मार्केट बताती है, एक ब्रांड आपके इतने सारे उत्पादन भेजता है और आपके उसके लिए इंस्टाग्राम पर उस उत्पादनों को शेयर कर बस लोगों को प्रभावित करना होता है। मार्केट कहती हैं कि उन्हें बहुत से आयोजनों जैसी किसी रेस्ता का उद्घाटन में भी आमंत्रित किया जाता है। आपको बस वहां पहुंचना होता है और मस्ती करनी होती है। आयोजकों को ये अच्छा लगता है क्योंकि उनके रेस्ता में कई सारी सुंदर लड़कियां मस्ती करते हुए तस्वीरों में दिखाई देती हैं। मार्केट स्वीकार करती है कि निजी तौर पर उन्हें मुफ्त की चीज़ें लेना और लोगों का उनकी तरफ आकर्षित होना उन्हें अच्छा लगता है। वो कहती है, एक मॉडल होना और खूबसूरत होने की वजह से इस तरह के मुफ्त के अनुभव और मौक़ों का उन्हें अपना आप में शानदार बनाता है। जब आप बड़े शहर में रह रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। सुंदर लोग कितनी बेहतर स्थिति में पाए जाते हैं, आइए आपको इससे भी रूबरू करा ही देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के डेनियल हेम्ब्रमेश एक अर्थशास्त्री हैं और कई सालों से सौंदर्य पूर्वग्रह कही जाने वाले इस अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं। वो कहती हैं कि खूबसूरत लोगों को अधिक वेतन मिलता है, बैंक से लोन लेने में कम दिक्कतें आती हैं और आमतौर पर उन्हें बेहद नौकरी और साधनों का प्रस्ताव मिलता है। हेम रमेश कहते हैं, जिन लोगों को हम अच्छे दिखने वाले मानते हैं वो अच्छा करते हैं और जो करते हैं उसके बदले में उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता है। ये यूनिवर्सिटी के शिक्षा के क्षेत्र में भी पाया जाता है, जो कि सुंदरता पर निर्भर के लिए बहुत चर्चित नहीं है।
यहाँ तक कि अर्थशास्त्री जैसे विषय में भी कुछ शोध से पता चलता है कि सुंदर दिखने वाले अर्थशास्त्री अधिक कमाते हैं। वो अनुमान लगाते हैं कि दिखने में अधिक सुंदर एक कर्मचारी अपने जीवन काल में आमतौर पर $2,30,000 दूसरों की तुलना में अतिरिक्त कमाता है। उनकी ये गणना प्रति घंटा $20 के वेतन पर आधारित होती है। वो कहते हैं कि अगर इस अतिरिक्त मॉडल को इसी हेज फंड के मैनेजर पर लागू किया जाए तो बहुत आकर्षक दिखने वाले मैनेजर और कम आकर्षक दिखने वाले मैनेजर की आय में बहुत बड़ा फैसला नजर आ सकता है। वो ये भी मानते हैं कि लेकिन वेतन बेहद सुंदर दिखने वाले लोगों पर भी लागू होता है। हेम रमेश को पता चला कि आकर्षक दिखने वाले पुरुष और आकर्षक दिखने वाली महिला की तुलना में अधिक पैसा कमाना होता है। उन्होंने पाया कि कम आकर्षक दिखने वाले पुरुष आकर्षक दिखने वाले पुरुष के मुकाबले में 10% कम कमाते हैं। हेम रमेश स्वीकार करते हैं कि अन्य कारक जैसे कि व्यक्तित्व, बुद्धिमानता, शिक्षा, उम्र और नस्ल आदि भी मायने रखते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि सुंदरता इस सबसे अलग एक कारक है। अगर आप लोगों के बीच में इन सभी भेदों को भी शामिल कर लें तब भी सुंदरता एक ऐसा कारक है जो श्रम बाजार या नौकरी को प्रभावित करता है। सुंदरता की क्या परिभाषा है, आइए आपको ये समझाने का हम प्रयास करते हैं। कई लोग ये तर्क देते हैं कि सुंदरता को परिभाषित करना ही मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन हेम रमेश कहते हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो कहते हैं कि अधिकतर लोग इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि कौन अच्छा दिख रहा है और कौन कम आकर्षक है। अगर मैं और आप सड़क पर चलें और 10 लोगों को देखते हैं और उनमें से 1-2 ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो कौन सुंदर दिख रहा है इससे लेकर हमारी राय एक जैसी हो जाती है। वो ये तर्क भी देते हैं कि नस्ल से सौंदर्य पूर्वग्रह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नस्ल आज चाहे जो भी हो, लेकिन सुंदरता को लेकर हमारे विचार लगभग एक जैसे ही हैं। एक अफ्रीकी जो आकर्षक है उसे पूरी दुनिया में आकर्षक महिला के रूप में ही देखा जाएगा। किसी एशियाई महिला या कॉन्केस क्षेत्र की महिला के बारे में भी ऐसा ही होगा। खूबसूरत चेहरा और मोटापे से डर लगता जा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। आइए आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं। चेहरे को खास रूप से आकर्षक बनाने के लिए अब बोटॉक्स और लिप फिलिंग जैसे कॉस्मेटिक उपचार सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन हेम रमेश बताते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की प्रक्रिया के बाद व्यक्ति खूबसूरत हो ही जाएगा। लोगों को लगता है कि इससे हमें मदद मिलेगी। वो अच्छे कपड़े, बेहतर कॉस्मेटिक और बाल ले सकते हैं, लेकिन शंघाई में हुए एक शोध से पता चलता है कि जो लोग अधिक ब्यूटी उत्पाद इस्तेमाल करते हैं और उसे सौंदर्य दिखने पर अधिक खर्चा करते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं समझा गया है जो कम पैसे खर्च करते हैं। और जब बात सुंदरता और नौकरी की होती है, लेखिका एमिली लॉरेंट डिक तर्क देती हैं कि वजन को लेकर भेदभाव बहुत अधिक होता है। हालांकि अधिकतर देशों में श्रम कानून नौकरी से संबंधित कारकों के अलावा किसी भी कारण जैसे नस्ल, लिंग, विकलांगता या उम्र आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करते हैं। एमिली कहती हैं कि शारीरिक रूप को लेकर कोई सुरक्षा कवच नहीं है। वो कहती हैं कि कार्यस्थल नीतियों में बदलाव होना चाहिए और इस भेदभाव के खिलाफ लोगों के प्रतिष्ठित किए जाना चाहिए। वो तर्क देती हैं फैट फोबिया यानी मोटापा होने को लेकर और नफरत एक तरह का नस्लवाद ही है। कनाडा की लेखिका एमिली कहती हैं जब गुलामी का दौर शुरू हुआ तो गोरी महिला काली महिलाओं से अपने आप को अलग दिखने के लिए अपने शरीर पतला रखती थी।
वो ये भी कहती हैं कि विज्ञापन और फिल्म मोटे लोगों नापसंदी और बेवकूफ़ की तरह पेश करते हैं। वो कहती हैं कि ये ऐसी धारणा है जिसकी वजह से आम जीवन में मोटे लोगों को शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वो कहती हैं पतले शरीर वाले कर्मचारियों की तुलना में मोटे लोगों की कमाई कम हो सकती है और ये धारणाओं और उनकी हैसियत क्या है इससे भी जुड़ा होता है। लगता है कि विज्ञान भी उनकी इस अवधारणा का समर्थन करता है। ब्रिटेन के शेफील्ड की हेलम यूनिवर्सिटी में हुआ एक शोध तो यही इशारा करता है कि नियुक्तों को एक जैसा बायोडाटा दिया गया था, पहले मोटे लोगों की तस्वीरें लगाकर और फिर बाद में पतले लोगों की फोटो लगाकर नतीजा स्पष्ट रूप से पतले लोगों के ही तरफ झुका हुआ है। विश्व संस्था संगठन के अनुसार के मुताबिक दुनिया भर में मोटे लोगों की संख्या 100 करोड़ के पार गई है। अब लगता है कि सुंदरता और वजन को लेकर हमारे अपने अचेतन पूर्वग्रहों को चुनौती देने का सही समय आ चुका है। सुंदरता की तरह झुकाव कोई नई बात नहीं है और यह न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि सामान्य लोगों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित कर रहा है। मॉडल मार्केट कहती है कि समाज में रंग रूप के लिए पागलपन पर अब गौर दिया जा रहा है और फैशन उद्योग में अब अपेक्षा बदल रही है। आजकल लोग उन कलाकारों और अभिनेताओं में दिलचस्पी लेते हैं जिनके पास कोई कहानी है, जो अभिनय के अलावा भी कुछ करते हैं या अन्य क्षेत्रों में भी रुचि रखते हैं। इसलिए अब व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। यह उद्योग के भीतर बढ़ती हुई ट्रेंड है जो कि बेहद शानदार चीज़ है।